क्या एक गहरी सांस लेना या मतलब सिर्फ एक दांत को फ्लॉस करना किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? सुनने में तो ये किसी मजाक जैसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि बड़े बदलावों के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। जैसे सुबह 5 बजे उठना, बर्फ के पानी से नहाना, मतलब खुद को यातना देना जरूरी है। सही कहा। समाज ने हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई तक बिठा दी है कि सफलता हमेशा दर्द और भयंकर संघर्ष मांगती है। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसने करोड़ों लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रखा है। अगर किसी को बड़ा परिणाम चाहिए तो उसे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना ही होगा। ये सोच असल में हमारे मनोविज्ञान के बिल्कुल विपरीत काम करती है। तो इसी विफलता के चक्र को समझने के लिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आधार है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रमुख व्यवहार वैज्ञानिक बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स। हाँ, और फॉग का ये शोध सचमुच हमारी पारंपरिक सोच की धज्जियां उड़ा देता है। एकदम। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि नई आदतें कैसे बनती हैं, बल्कि ये समझना है कि क्यों हम में से ज्यादातर लोग बार बार संकल्प लेने के बावजूद हार मान लेते हैं। क्योंकि हम गलत तरीके अपना रहे हैं। सही बात है। हम देखेंगे कि कैसे एक दांत फ्लॉस करने जैसी हास्यास्पद रूप से छोटी सी क्रिया हमारे दिमाग के तारों को पूरी तरह से फिर से जोड़ सकती है, वो भी बिना थके या इच्छा शक्ति पर निर्भर हुए। मैं कहूंगी कि फॉग ने दशकों तक इस बात का अध्ययन किया है कि इंसानी व्यवहार वास्तव में कैसे काम करता है। उन्होंने जो पाया वो ये है कि अनुशासन, इच्छा शक्ति और खुद को सजा देने वाला जो मॉडल हमें बचपन से सिखाया गया है वो वैज्ञानिक रूप से खोखला है। अच्छा, तो अगर अनुशासन और इच्छा शक्ति काम नहीं करते तो सवाल ये उठता है कि हम हमेशा प्रेरणा यानी मोटिवेशन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वो बेचना आसान है। हाँ, हर नए साल पर जिम की मेंबरशिप ली जाती है, महंगे जूते खरीदे जाते हैं ये सोचकर कि इस बार की प्रेरणा अलग है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल, ऐसा हर किसी के साथ होता है। मतलब प्रेरणा पर निर्भर रहना तो ऐसा है जैसे किसी लंबी सड़क यात्रा के लिए मौसम के भरोसे बैठना। आप कभी नहीं जानते कि कब तूफान आ जाए। अरे वाह, ये मौसम वाली उपमा बिल्कुल सटीक है। बीजे फॉग अपनी किताब में प्रेरणा की तुलना एक छोटे बच्चे से करते हैं, मतलब एक टॉडलर से। एक टॉडलर? अच्छा। हाँ, एक टॉडलर पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। एक पल में वो बहुत खुश, मददगार और ऊर्जा से भरा होता है, और अगले ही पल वो सुपरमार्केट के बीचों बीच जमीन पर लेटकर रोने लगता है। एकदम सही। अगर कोई अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों के लिए एक टॉडलर पर निर्भर है तो निराशा तो तय है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारा दिमाग अचानक बड़े बदलावों का इतना कड़ा विरोध क्यों करता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब मान लीजिए कोई इंसान तय करता है कि वो आज से रोज 2 घंटे जिम जाएगा। शुरुआत में तो वो बहुत प्रेरित होता है, लेकिन 2 दिन बाद ही उसका दिमाग बहाने क्यों बनाने लगता है? इसका सीधा संबंध हमारे विकासवादी जीव विज्ञान से है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो खतरे को भांपने का काम करता है। अच्छा, एमिगडाला? हाँ, मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में बदलाव का मतलब खतरा होता था। रूटीन से चिपके रहने का मतलब था सुरक्षित रहना। मतलब अगर कुछ नया किया तो शायद कोई जानवर खा जाएगा। बिल्कुल। तो जब कोई अचानक से फैसला करता है कि वो हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ेगा, तो एमिगडाला इसे एक बड़े सदमे या खतरे के रूप में देखता है। ओहो। ये तुरंत फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर देता है। शरीर तनाव के हार्मोन रिलीज करता है और दिमाग उस काम से बचने के लिए हर संभव बहाना खोज लेता है। बाप रे। तो इसका मतलब है कि जब हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं तो हम अनजाने में ही अपने दिमाग के अलार्म सिस्टम को चालू कर देते हैं। सही पकड़े हैं। तो फिर फॉग का समाधान क्या है? हम इस एमिगडाला वाले हिस्से को कैसे शांत रख सकते हैं? यहीं पर टाइनी हैबिट्स का विज्ञान काम आता है। सिद्धांत ये है, अपनी आदतों को इतना छोटा कर दें कि उनमें विफल होना लगभग असंभव हो जाए। इतना छोटा? हाँ, इतना छोटा कि एमिगडाला को भनक तक न लगे कि कोई बदलाव हो रहा है। अगर रोज फ्लॉस करना है तो सारे दांतों के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक दांत फ्लॉस करने से शुरुआत करनी है। सिर्फ एक दांत? हाँ, और अगर फिट होना है तो 30 मिनट का वर्कआउट नहीं, सिर्फ एक पुशअप करना है। मेडिटेशन करना है तो सिर्फ एक गहरी सांस लेनी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन व्यवहारिकता की बात करें तो सिर्फ एक पुशअप करने से क्या ही बदल जाएगा? मतलब
बिना प्रेरणा के इन हास्यास्पद रूप से छोटे कदमों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? मैं बताती हूँ। इसे लागू करने के लिए फॉग ने आदतों का एक अचूक यांत्रिक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसे वे एबीसी फॉर्मूला कहते हैं। एबीसी फॉर्मूला? हाँ, एंकर, बिहेवियर और सेलिब्रेट। यही वो ढांचा है जो प्रेरणा की कमी को दूर करता है। चलिए इस ढांचे को थोड़ा खोलकर देखते हैं। अगर इच्छा शक्ति समीकरण से बाहर है तो किसी आदत की शुरुआत कैसे होगी? ये एंकर क्या है? एंकर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो इंसान पहले से ही हर दिन बिना सोचे समझे करता है। जैसे चाय पीना या ब्रश करना? बिल्कुल, जैसे सुबह उठकर बिस्तर से पैर नीचे रखना, कॉफी मशीन का बटन दबाना या दांत ब्रश करना। किसी नए रिमाइंडर या फोन के अलार्म की जरूरत नहीं है। अलार्म अक्सर झुंझुलाहट पैदा करते हैं। हाँ, अलार्म तो मुझे भी चिड़चिड़ा बना देते हैं। इसके बजाय पुराने रूटीन को ही नए काम के लिए ट्रिगर बना दिया जाता है। समझ गया। मतलब अगर किसी को फ्लॉस करने की आदत डालनी है तो दांत ब्रश करना उसका एंकर हो गया? एकदम सही। और इसे और आसान बनाने के लिए शायद फ्लॉस को टूथब्रश के बिल्कुल बगल में रखना चाहिए ताकि वो तुरंत दिख जाए। ये तो अपने पर्यावरण को डिजाइन करना हुआ। बहुत खूब। पर्यावरण का डिजाइन इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद आता है बी, यानी बिहेवियर, मतलब व्यवहार। जो कि वो बहुत छोटी सी आदत है। हाँ, वो बहुत ही छोटी सी क्रिया जिसे अंजाम देना है। एंकर के तुरंत बाद वो बिहेवियर करना है। जैसे ही मैं टूथब्रश नीचे रखूंगा, मैं केवल एक दांत फ्लॉस करूंगा, बस इतना ही। उस पल के लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं। और फिर आता है तीसरा कदम, सी, यानी सेलिब्रेट, मतलब जश्न मनाना। जश्न मनाना एक दांत फ्लॉस करने पर? हाँ, फॉग कहते हैं कि काम पूरा होते ही तुरंत एक सकारात्मक भावना पैदा करनी चाहिए, जैसे दिमाग में यस कहना, मुस्कुराना या मुट्ठी भींचकर खुशी जताना। रुकी, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या हुआ? क्या सिर्फ एक दांत फ्लॉस करने के बाद या सिर्फ एक पुशअप करने के बाद यस चिल्लाना या खुद को शाबाशी देना थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब थोड़ा बचकाना या खुद को धोखा देने जैसा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। कोई भी समझदार इंसान एक पुशअप करके खुद को चैंपियन कैसे मान सकता है? ज्यादातर तर्कशील लोग शुरुआत में ऐसा ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नाटक है, लेकिन असल में ये नाटक नहीं है। तो फिर क्या है? ये न्यूरोकेमिस्ट्री को हैक करने का तरीका है। फॉग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनुशासन या सिर्फ किसी काम को 21 दिन तक दोहराने से आदतें नहीं बनती। स्थायी आदतें भावनाओं से बनती हैं। भावनाओं से? तो क्या दोहराने का मतलब रेपिटेशन का कोई महत्व नहीं है? दोहराव सिर्फ आदत को पक्का करता है, लेकिन उसे स्थापित करने का काम भावनाएं करती हैं। जब कोई इंसान जश्न मनाता है तो वो अपने दिमाग में गर्व और उपलब्धि की एक विशेष भावना पैदा कर रहा होता है। अच्छा। फौज इस भावना को शाइन कहते हैं। जब हम शाइन महसूस करते तो हमारा दिमाग तुरंत डोपामाइन नामक रसायन रिलीज करता है। डोपामाइन, जिसे अक्सर खुशी का हार्मोन कहा जाता है। हाँ, लेकिन उसे सिर्फ खुशी का हार्मोन कहना अधूरा होगा। डोपामाइन असल में दिमाग का सेव बटन है। ओहो, सेव बटन। ये बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का, है ना? जब एक पुशअप करने के बाद कोई मुस्कुराता है और खुद को शाबाशी देता है तो डोपामाइन दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हमने अभी जो भी किया उससे हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस व्यवहार को याद रखो ताकि भविष्य में इसे फिर से किया जा सके। बिल्कुल। ये भावना दिमाग में आदत को किसी भी तरह के अपराध बोध से कहीं ज्यादा तेजी से स्थापित करती है। ये तो आत्म सुधार के पूरे विचार को ही पलट देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब तक हम खुद पर सख्ती नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बने भी। हाँ, लोग खुद को आईने के सामने कोसते हैं कि तुमने आज भी वर्कआउट नहीं किया। सही बात है, लेकिन ये विज्ञान कह रहा है कि खुद को सजा देने से दिमाग उस पूरी प्रक्रिया से नफरत करने लगता है। एकदम। सजा और गिल्ट से कोई स्थायी बदलाव नहीं आता। जब एक छोटी सी जीत पर डोपामाइन रिलीज होता है तो दिमाग खुद ब खुद उस काम को दोबारा करने के लिए उत्सुक हो जाता है। चलिए इसे एक वास्तविक जीवन की कहानी से समझते हैं, जो किताब में भी बहुत गहराई से बताई गई है और इस चर्चा के सभी प्रमुख बिंदुओं को समेटती है। हाँ, वो कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपनी फिटनेस और खराब लाइफस्टाइल को लेकर बहुत परेशान है। उसने कई बार जिम जाने की कोशिश की, भारी भरकम डाइट प्लान बनाए, लेकिन अपनी प्रेरणा के उस टॉडलर वाले नखरों के कारण वो हमेशा हार मान लेता होगा। बिल्कुल, वो एक हफ्ते में ही हार मान लेता। फिर उसने ये टाइनी हैबिट्स का तरीका अपनाया। बहुत दिलचस्प। तो उसने एंकर,
बिहेवियर और सेलिब्रेशन के इस फॉर्मूले को कैसे लागू किया? उसने अपना एंकर चुना, रोज सुबह अपनी कॉफी मशीन का बटन दबाना। बेहतरीन एंकर है। हाँ। क्योंकि ये रोज होता है। हाँ, और उसका बिहेवियर था जब तक कॉफी बन रही है किचन स्लैब के सहारे सिर्फ एक पुशअप करना, सिर्फ एक। और उसका सेलिब्रेशन था खुद से मुस्कुरा कर कहना, मैं शानदार हूँ। उसने ऐसा करना शुरू किया। और मुझे यकीन है कि उसके एमिगडाला ने कोई अलार्म नहीं बजाया होगा। एकदम नहीं, क्योंकि एक पुशअप में क्या ही खतरा है। उसे कभी भी खुद पर दबाव महसूस नहीं हुआ। कुछ दिनों तक उसने सच में सिर्फ एक पुशअप किया। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, जिसे फॉग पर्ल हैबिट्स का नाम देते हैं। पर्ल हैबिट्स। जैसे सीप के अंदर फंसा एक छोटा सा परेशान करने वाला कण समय के साथ एक सुंदर मोती बन जाता है। बिल्कुल वही अवधारणा। फॉग आदतों की तुलना बीजों से भी करते हैं। बीजों से? हाँ। किसी भी बीज को रातों रात एक विशाल पेड़ बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई उस बीज पर चिल्ला नहीं सकता कि जल्दी बड़े हो जाओ। हाँ, वो तो बेवकूफी होगी। उसे बस सही जगह बोना होता है और स्वाभाविक रूप से बढ़ने देना होता है। जब छोटी शुरुआत होती है और शाइन की भावना के साथ डोपामीन मिलता है, तो वो एक पुशअप स्वाभाविक रूप से 5 में बदल जाता है, फिर 10 में। क्योंकि इंसान पहले से ही वहाँ मौजूद है पोजीशन में। बिल्कुल। उसे लगता है कि चलो थोड़े और कर ही लेते हैं, ये तो आसान है। और उस व्यक्ति की कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बदलाव सिर्फ पुशअप्स तक सीमित नहीं रहा। अच्छा, और क्या बदला? जब उसने सुबह वो एक छोटी सी अच्छी क्रिया की, तो उसने पाया कि वो स्वाभाविक रूप से दिन भर में ज्यादा पानी पीने लगा। अरे वाह! दोपहर के खाने में उसने बर्गर की जगह सलाद चुनना शुरू कर दिया। जब वो शाम को काम से लौटता तो टीवी देखने की बजाय वो सैर पर जाने लगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ है। उसने ऐसा क्यों किया? यही तो, उसने तो केवल एक पुशअप का लक्ष्य रखा था। पानी पीने या सैर पर जाने का तो कोई संकल्प नहीं था। यही तो वो बिंदु है जो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने खुद को मजबूर किया था या कोई सख्त रूटीन फॉलो कर रहा था। तो फिर क्यों? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खुद को एक अलग नजरिए से देखने लगा था। उसकी पहचान, मतलब उसकी आइडेंटिटी बदल गई थी। ये बहुत गहरी बात है। वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगा जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। मैं एक एथलीट हूँ वाली भावना उसके अंदर जन्म ले चुकी थी। कमाल है। और ये सब उस एक हास्यास्पद रूप से छोटे पुशअप और उसके बाद महसूस की गई शाइन की भावना से शुरू हुआ। असल में व्यवहार पहचान को आकार देता है, पहचान व्यवहार को नहीं। मतलब पहले काम करो, फिर वैसी पहचान बनती है। हाँ, जब कोई खुद को सफल होते देखता है, चाहे वो सफलता कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यह उसके आत्मसम्मान को एक नई दिशा देता है। वो व्यक्ति अवचेतन रूप से उन कामों को करने लगता है जो उसकी इस नई पहचान से मेल खाते हैं। मेरा मतलब है, हम सभी के पास कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ओ, बुरी आदतें? हाँ, जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड खाना या रात को घंटों तक फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अगर हम नई आदतों के लिए शाइन और डोपामाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक शानदार सवाल है। हम सिर्फ सकारात्मक सोच से तो फोन की लत नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल नहीं। फॉग इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। बुरी आदतें छोड़ने के लिए खुद से नफरत करने या कोरी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना कभी काम नहीं आता। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय हमें उस ABC फॉर्मूले का उल्टा उपयोग करना होगा। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है प्रॉम्प्ट्स हटाएं। मतलब उस ट्रिगर को ही हटा दें जो आदत की शुरुआत करता है। बिल्कुल। हर आदत की शुरुआत किसी न किसी इशारे से होती है। अगर जंक फूड खाने की समस्या है, तो अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय पर्यावरण को बदल दें। पर्यावरण को बदल दें? हाँ, उस जंक फूड को घर से बाहर ही रखें। अगर चिप्स का पैकेट आंखों के सामने नहीं होगा, तो उसे खाने का विचार ही दिमाग में बहुत कम आएगा। ये चरित्र का नहीं, पर्यावरण के डिजाइन का मामला है। लेकिन हर प्रॉम्प्ट को हटाना संभव तो नहीं है ना। फोन को तो हम घर से बाहर नहीं फेंक सकते, तब क्या करें? वहाँ दूसरा तरीका काम आता है, घर्षण पैदा करें। घर्षण यानी फ्रिक्शन? हाँ, इसका मतलब है कि बुरी आदत को करना मुश्किल बना दे। मान लीजिए रात में फोन देखने की बुरी आदत है, तो अपने फोन के चार्जर को बेडरूम के बजाय दूसरे कमरे में रख दे। रुकिए, क्या ये सच में काम करेगा? क्यों नहीं? मेरा मतलब है, अगर किसी को सोशल मीडिया की लत है, तो क्या महज दूसरे कमरे तक चलकर जाने की 15 सेकंड की मेहनत उसे रोक लेगी? वो तो चलकर जाएगा और फोन उठा लेगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से बहुत आलसी होता है। अच्छा। हाँ, वो हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है।
जब फोन बिस्तर पर होता है तो उसे उठाना एक ऑटोमेटिक क्रिया होती है, बिना सोचे समझे की जाने वाली। हाँ, हाथ अपने आप चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब फोन दूसरे कमरे में होता है तो वो जो 15 सेकंड का घर्षण या रुकावट पैदा होती है, वो दिमाग के तार्किक हिस्से को सक्रिय होने का समय दे देती है। ओहो, मतलब सोचने का वक्त मिल जाता है। एकदम। उस छोटे से अंतराल में इंसान खुद से कह पाता है, क्या मुझे सच में अभी इसे देखने की जरूरत है? नहीं, मुझे नींद आ रही है। वो छोटा सा घर्षण अक्सर उस आवेग को तोड़ने के लिए काफी होता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। आदत को इतना मुश्किल बना दो कि आलसी दिमाग उसे छोड़ देने का ही फैसला करे। यही विज्ञान है। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है व्यवहार बदलें। मतलब बुरी आदत को किसी और चीज से स्वैप कर ले। जब भी वो बुरी आदत करने की तीव्र इच्छा हो तो तुरंत कोई और काम करे जो आसान हो। जैसे अगर जंक फूड की क्रेविंग हो रही है तो उसकी जगह तुरंत एक गिलास पानी पी लेना है या एक गहरी सांस देना। बिल्कुल, ये दिमाग का ध्यान भटका देता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज है जो हमेशा हमें पीछे खींचती है, वो है शर्म या गिल्ट। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, जब कोई अपनी नई अच्छी आदत से एक दिन चूक जाता है या फिर से वही पुरानी बुरी आदत दोहरा बैठता है तो तुरंत अंदर से एक आवाज आती है, देखा, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम किसी लायक नहीं हो। और यही वो बिंदु है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। सच में फॉग की रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि शर्म किसी भी तरह के मोमेंटम को जड़ से खत्म कर देती है। अपराध बोध कभी भी किसी को बेहतर इंसान नहीं बनाता, ये सिर्फ निराशा को जन्म देता है। तो उस निराशा से कैसे बचें? अपनी नई पहचान को याद दिलाकर। अगर किसी दिन आदत छूट जाती है तो खुद को असफल मानने के बजाय ये कहना चाहिए, मैं अभी भी वो इंसान हूँ जो रोज फ्लॉस करता है। मतलब खुद को याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं अभी भी वो इंसान हूँ जो सेहत का ध्यान रखता है। बस आज मुझसे छूट गया, लेकिन मेरी पहचान वही है और मैं इसे अगली बार जरूर करूंगा। शर्म को समीकरण से बाहर निकालना सबसे जरूरी कदम है। अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक निष्कर्ष की ओर ले जाएं, तो सबसे बड़ी राहत की बात ये निकल कर आती है कि बदलाव लाना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे पर्यावरण के डिजाइन के बारे में है, न कि हमारे चरित्र के बारे में। अगर कोई बार बार फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कमजोर है या उसमें अनुशासन की कमी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका सिस्टम या उसकी प्रणाली गलत तरीके से डिजाइन की गई है। एकदम सही। और ये आत्म सुधार के पूरे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये खुद पर गुस्सा करने या रातों रात खुद को एक नए इंसान में बदलने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। ये अपने परिवेश को इस तरह से सजाने के बारे में है कि अच्छी आदतें करना पानी पीने जितना आसान हो जाए और बुरी आदतें स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएं। बड़े और स्थायी बदलाव लाने का रास्ता केवल और केवल छोटे छोटे कदमों से होकर ही गुजरता है। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए गहरी सांस की तरह है जो बड़े बड़े संकल्पों के टूटने के बोझ तले दबे हुए हैं। अपनी आदतों को इतना छोटा कर देना कि उनमें असफल होना असंभव हो जाए और उन्हें अपने मौजूदा रूटीन के किसी एंकर के साथ जोड़ देना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हर छोटी जीत पर उस डोपामीन को रिलीज करने के लिए खुशी से मुस्कुराना या यस कहना। यहीं से जिंदगी में बड़े और स्थायी बदलाव वास्तव में आकार लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर आज दिन भर गहराई से सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे केवल एक दांत फ्लॉस करने या एक पुशअप करने जैसी छोटी सी क्रिया से हमारा दिमाग इस तरह से बदल सकता है कि हम खुद को एक अनुशासित और सकारात्मक इंसान मानने लगते हैं। वो छोटी सी क्रिया हमारी पहचान बदल देती है। तो जरा सोचिए कि हमारे आसपास मौजूद वो कौन सी अनजाने में की जाने वाली अदृश्य सी बुरी आदतें हैं जो चुपचाप हर दिन हमारी पहचान को नकारात्मक रूप से आकार दे रही हैं। ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? हो सकता है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन पर कोई नोटिफिकेशन चेक करना महज एक आदत ना हो, बल्कि वो अनजाने में दिमाग को ये बता रहा हो कि मैं एक चिंतित और हमेशा दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने वाला इंसान हूँ। बिल्कुल संभव है। क्या हमारी वो छोटी छोटी दैनिक क्रियाएं हमें वो इंसान बना रही हैं जो हम बनना चाहते हैं? आज ही अपने पर्यावरण और उन छोटे कदमों पर नजर डालिए, क्योंकि आपके आसपास का ये छोटा सा डिजाइन ही चुपचाप आपके पूरे कल का निर्माण कर रहा है। बहुत ही उम्दा विचार है ये सोचने के लिए। इस आंखें खोल देने वाली चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए और विचारोत्तेजक विषय के साथ वापस आएंगे।
तब तक के लिए छोटी शुरुआत करें और अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको 1 पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।